नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने नॉन कोर डेटा की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम इससे पहले लगभग कोर डेटा का जो नॉन कोर डेटा का क्लासिफिकेशन का जो बेस है, आधार है, उस पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद हमने प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है और प्लेटिहेल्मिन्थीज, इन संघ, इन फाइलम पर हम चर्चा इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो ये उसी कड़ी के अंदर हमारा क्लास थर्ड है, तीसरी क्लास है, तीसरा वीडियो है। तो इसके अंतर्गत हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड बायोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी जो हम टॉपिक करवा रहे हैं वो मुख्य रूप से आप यदि इतनी चीज पढ़ लेते हैं जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें एलन की सीट हो, चाहे बीएससी का पार्ट हो, चाहे 11वीं 12वीं का क्लासेज हो, सब का निचोड़ है। और आप लगभग इतना कवर यदि कर लेते हैं तो नॉन कोर डेटा से यदि कोई प्रश्न आता है इन टॉपिक में से तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये आप निश्चित मान के चलिए, जो भी हमने पहले क्लासेस डाली है तो आप कोशिश करें उन क्लासों को देखें और उनकी जो पीडीएफ है वो आपको एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर उपलब्ध होगी एक साथ, तो आप वहाँ उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की निमेटोडा एनिमेंटे हेल्मंथीज। इससे पहले हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज कहा था। तो सबसे पहले सेम कंडीशंस, सब जो पहला पॉइंट है हमारा कि निमेंटो हेल्मंथीज शब्द किसने दिया था, ऐसा ही प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेंटो हेल्मंथीज जो शब्द है वो बिल्कुल सेम है, एक ही वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं, वो है गेगनबार। गेगनबार द्वारा दिए गए। धागेनुमा आकृति के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कि धागेनुमा आकृति के कारण इन्हें सूत्रकृमि या गोलकृमि, थ्रेडवर्म, थ्रेड का मतलब होता है धागा, सूत्रकृमि या गोलकृमि, राउंड वर्म, इंग्लिश में राउंड होता है, राउंड वर्म इन्हें कहा जाता है। यहां से प्रश्न जहां आने की संभावना है, पहले तो यहां से एक स्पेसिफिकल एनिमल दिया हुआ था लेकिन वो अब की बार सिलेबस से हटा दिया है, जिसे हम, आपको ध्यान में होगा कि एस्केरिस कहते हैं। एस्केरिस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न इसी जो शब्दावली है यहाँ से पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन में से हम जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहां से हम आपको जरूर बताएंगे और पूरी चीजें, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमने सब यहाँ नोट कर रखी है, आपको केवल इसको देखना है। नेक्स्ट तीसरी लाइन है कि अधिकांशतः ये जंतु जलीय, कुछ स्थलीय व स्वतंत्र परजीवी होते हैं। तो ऐसा प्रश्न यहां से बनने की संभावना नहीं है। स्वतंत्र जीवी यदि प्रश्न बनता है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में है, क्योंकि वो पूरी क्लास है, क्या है, स्वतंत्र परजीवी है। कैसी? टर्बिलेरिया। 3 क्लासें ऐसी, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोड, सेस्टोड, जिसमें टर्बिलेरिया, जिसमें प्लेनेरिया पाया जाता है, वो पूरी क्लास क्या है, स्वतंत्र परजीवी है। तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना है। इसी तरह शरीर खंड विहीन द्विपार्श्व सम्मित, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर क्या होता है? खंड विहीन, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये जंतु अखंडीय की श्रेणी में आते हैं। कूट खंडीय, अखंडीय या खंड, वास्तविक खंड। हमने जब खंडी भवन क्लासिफिकेशन का आधार जब पढ़ा था, वहां एक टॉपिक था हमारा खंडी भवन। उसमें हमने 3 प्रकार के खंडी भवन देखे थे। एक तो वास्तविक खंडी भवन एनेलिडा में पाया जाता है, इसके अलावा कूट खंडी भवन प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, और खंड विहीन इकानोडर्मेटा में भी खंड विहीन है, और यहाँ भी खंड विहीन ये प्राणी है जो होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित, ये आपका क्लियर है पहले से कि सम्मिति प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर सब में क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सम्मिति ही पाई जाती है। लास्ट संघ था सिलेंट्रेटा, जहां आर्य सम्मिति देखी थी, उसमें भी एक संघ में द्विअरीय सम्मिति पाई जा रही थी, वो था हमारा एंथेजोआ। एंथेजोआ जो लास्ट वर्ग था उसके। इसके अलावा त्रिस्तरीय, इसमें भी कोई आपको आपत्ति नहीं होगी क्योंकि सभी जंतु त्रिस्तरीय होते हैं। किसके बाद? सिलेंट्रेटा के बाद। शारीरिक संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले जो था हमारा टॉपिक प्लेटीहेल्मिन्थीज, वहां थी उत्तक अंग स्तर की, उत्तक भी है और उत्तक से किसका निर्माण हो रहा था? अंग का। लेकिन यहां से हमारे सभी ये और इससे आगे, चाहे नॉन कोर्डेट हो चाहे कोर्डेटा हो, उन सब में किस प्रकार की समिति पाई जाएगी? सॉरी, शारीरिक संगठन कैसा होगा? अंग तंत्र स्तर का होगा। यहाँ अंग तंत्र का, अंग से किसका निर्माण हो रहा है? तंत्रों का निर्माण हो रहा है। और नलिका के भीतर नलिका प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाता है। ऐसा बॉडी प्लान आगे भी एक संघ में देखने को मिलेगा आपको, एनेलिडा के अंदर। जैसे केंचुआ है, ऐसा लगेगा जैसे नली के अंदर नली डली हुई। ऐसे जंतु यहाँ तो यहाँ पाए जाते हैं और या फिर एनेलिडा के अंदर पाए जाते हैं। देह भित्ति में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। देह भित्ति में थोड़ा सा वर्गीकरण यहाँ दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यूटिकल, मोटा आवरण होता है, क्यूटिकल से बना हुआ बाहरी आवरण।
एपिडर्मिस बहु केंद्र की, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। एपिडर्मिस किस प्रकार की होती है? बहु केंद्र की। इससे पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। देह गुहा, देह गुहा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देह गुहा हमने जब क्लासिफिकेशन का आधार पढ़ा था उस समय भी हमने देखा था कि देह गुहा के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में बांटा था। अगुह्य प्राणी प्लेटियलमंथिज, कूटगुह्य प्राणी जिनमें देह गुहा मीजोड्रम द्वारा स्तरित नहीं होती, इसलिए उन्हें कूट देह गुहा कहते हैं। उसका एग्जाम्पल था हमारा निमेटोहेलमंथिज। इसके साथ साथ अगुह्य, कूटगुह्य और वास्तविक देह गुहा है, वो भी हमने देखी थी। 3 प्रकार की देह गुहा देखी थी, अगुह्य प्राणी, देहगुह्य प्राणी या प्रगुही प्राणी, या हमारा क्या था एसिलोमेट जो कि प्लेटियलमंथिज में था। शूडोसिलेमेट हमारा किसमें है? निमेटोहेलमंथिज में। इसे हम शूडोसिलेमेट कह सकते हैं, कूट देह गुहा कह सकते हैं। वास्तविक देह गुहा ये नहीं होती है, जो मिजोड्रम से आश्रित नहीं होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, इस देह गुहा का निर्माण किससे होता है? ब्लास्टोसील से होता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कूट देह गुहा किसमें पाई जाती है? पहला प्रश्न हमारा है, कूट देह गुहा पाई जाती है हमारी किसमें? निमेटोडा में या निमेटोहेलमंथिज में, और ये ब्लास्टोसील से विकसित होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, अब तंत्र शब्द मुख्य रूप से यदि हम देखें तो प्लेटियलमंथिज में भी उत्सर्जन तंत्र का नाम आया था, हालांकि पूर्ण विकसित तो नहीं है। जैसे फ्लेम सेल हमने प्रोटोनेफ्रिडिया वहां पढ़े थे, जिसे फ्लेम कोशिकाएं कहा जाता है। तो इसी तरह यहां भी उत्सर्जन तंत्र पाया जा रहा है। प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, और इन देखो हमने वहां भी बात की थी कि अलग अलग उत्सर्जन तंत्र होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया। अब प्रोटोनेफ्रिडिया शब्द हम यहां ले सकते हैं निमेटोहेलमंथिज में और प्लेटियलमंथिज में। नेफ्रिडिया जो शब्द आगे एनेलिडा में आपको देखने को मिलेगा। मेटानेफ्रिडिया है, ये मोलस्का संघ के प्राणियों की विशेषता है, मेटानेफ्रिडिया। तो ये आपको शब्दावली थोड़ी सी ध्यान में रखनी, अलग अलग है, सेम नहीं है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया या नेफ्रिडिया। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, जिसे हम रेनेट कोशिका कहते हैं, रेनेट सेल कहते हैं, और ये एच आकृति की होती है। कई बार एक बार प्रश्न आया था कि एच आकृति के उत्सर्जन अंग किस संघ की विशेषता है, तो ये प्रश्न उसका उत्तर सही था, निमेटोडा या निमेटोहेलमंथिज। रेनेट सेल भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी आपसे पूछा जा सकता है। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यहां होता है हमारा अमोनिया। उत्सर्जी पदार्थ, क्योंकि लगभग सभी जलीय जंतु और जलीय जंतुओं में आपको पता है उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया पाया जाता है। इसी तरह हम आगे देखें कि प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र विकसित तथा सामान्य दोनों लिंग पृथक होते हैं। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ध्यान में रखना कि लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है। निषेचन क्या होगा? आंतरिक प्रकार का होगा। परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। विदलन कैसा होगा? पूर्णभंजी व प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि परिवर्धन प्रत्यक्ष है, इसका मतलब इसमें लार्वा अवस्था का क्या होता है? पूर्ण रूप से अभाव होता है। ये आपको ध्यान में रखना। इसी तरह है, इस संघ के सदस्यों में श्वसन व परिवहन तंत्र का अभाव होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यहां तंत्रों का निर्माण हो चुका था। इनकी जो शारीरिक संगठन हमने देखा था वो क्या था? तंत्र वाला था। लेकिन ये ऐसा संघ है जिसके अंतर्गत श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, 2 तंत्र आपको ध्यान में रखने हैं। श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तो है, लेकिन श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र, आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके अंदर अलग से ये लाइन दी हुई है कि श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, अलग से पॉइंट नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मादा जंतु की तुलना में नर जंतु क्या होते हैं? लंबे होते हैं। मादा साइज में क्या होगी? वैसे तो मोटी होगी, चौड़ी होगी, लेकिन लंबाई में क्या होगी? मादा कम लंबी होती है, और नर मादा जंतु नर की तुलना में लंबे होते हैं। यह आपको ध्यान में रखना। अब इनका वर्गीकरण देखें, यहां से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कैसे कि यहां से अंगों का वर्गीकरण का आधार है संवेदी अंग, और संवेदी अंग के रूप में इनमें क्या पाए जाते हैं? फेजमिड पाए जाते हैं। अब इसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है। एफेजमिया, जिनमें फेजमिड अनुपस्थित होते हैं, और जिनमें फेजमिड पाए जाते हैं उन्हें फेजमिडिया कहते हैं। अब देखें, यहां एग्जाम्पल केवल एक है, फेजमिड या संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण है डेस्मा कोलेक्स। डेस्मा कोलेक्स किसका उदाहरण है? फेजमिडिया का। लेकिन फेजमिडिया वाले प्राणी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका वर्गीकरण। और कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इस तरह का रहेगा एग्जामिनर का, कि यहां यदि हम देखें कि उदाहरण जैसे दे रखे हैं आपका कर्मी, जितने भी प्रकार के कर्मी हैं
वास्तविक यदि कर्मी देखा जाए तो यही अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन स्थिति अलग बनती है। जैसे हमने कल बात की थी फिशेज की, वास्तविक फिशेज अलग होती है, कूट फिशेज अलग होती है। ओरेलिया की हमने जैसे बात की थी, आगे हम आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में भी बहुत सी कूट फिशेज की बात करते हैं, लेकिन वो वास्तविक मछलियां नहीं है। इसी तरह वास्तविक कर्मी भी नहीं होते कई जगह, जैसे हम एनेलिडा आगे हम पढ़ेंगे, देख लें। जैसे एनेलिडा की हम बात करें कि यहां देखो रेत कर्मी, लेकिन ये कर्मी हमारा नहीं है। मोर कर्मी, ये भी हमारा कर्मी नहीं है, लेकिन दिखने में क्या लग रहे हैं, कर्मी। इसी तरह हम यहां हम बात करेंगे एस्केरिस, इनके नाम, ये वर्गीकरण आपको अच्छे से ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। एस्केरिस गोल कर्मी, एंटीरोबियम पिन कर्मी, एनकाइलोस्टोमा हुक कर्मी, वाउचेरिया फाइलेरिया कर्मी, इसी तरह लोआ लोआ नेत्र कर्मी और ड्रैकनकुलस गिनी कर्मी। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कर्मी का उदाहरण नहीं है, तो आपको सब कर्मी अच्छे से याद करने हैं। जो चीज मैंने लिखाई है आपको सेम टू सेम उसको जितने कर्मी थे उतने मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। जो राजस्थान बोर्ड में, एनसीईआरटी में या जहां भी दे रखे थे सबको मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया। एस्केरिस गोल कर्मी है, एंटीरोबियम पिन कर्मी है, एनकाइलोस्टोमा हुक कर्मी है, वाउचेरिया फाइलेरिया कर्मी है, लोआ लोआ नेत्र कर्मी और ड्रैकनकुलस गिनी कर्मी। तो ये आपको इस तरीके से संघ हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेलिडा पर। एनेलिडा, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, संघ थोड़े से बड़े भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। एनेलिडा इसलिए इंपॉर्टेंट है, एनेलिडा के साधारणतः ज्यादातर सिंपल पर्सन आने की संभावना नहीं है। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा केंचुए के ऊपर, क्योंकि केंचुआ हमारे सिलेबस में है। तो यहां से संघ में से प्रश्न, जो फाइलम है, यहां से साधारण प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न मुख्य रूप से आएगा आपका केंचुए के ऊपर। लेकिन फिर भी हम ये जो लक्षण याद कर लेंगे तो लगभग यही लक्षण किस में पाए जाते हैं, केंचुए में पाए जाते हैं। केंचुए को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हम कॉमन कैरेक्टर जो है एनेलिडा संघ के, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है एनेलिडा, जो शब्द है वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि लेमार्क और डार्विन आगे हम हमारी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे सिलेबस में है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि लेमार्क ने एनेलिडा शब्द दिया था। ये लवणीय जल, स्वच्छ जलीय और परजीवी आवास में पाए जाते हैं। अब वापस सम्मिति और स्तर, सम्मिति और स्तर तो आपको पहले से ही मैंने बताया था कि आप साथ साथ इनको ध्यान में रखते जाएं। जैसे द्विपार्श्व सम्मिति इनमें पाई जा रही है, और जंतु कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित और त्रिस्तरीय होते हैं, बाइलैटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसी तरह शारीरिक संगठन आपको मैंने परमानेंटली बता दिया था कि एफके हेलमंथीज और उसके बाद आने वाले सभी प्राणियों के अंदर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सभी में द्विपार्श्व सम्मित होगी, त्रिस्तरीय होगी। द्विपार्श्व सम्मिति केवल हम कहाँ बदलेंगे, इकाइनोडर्मेटा जब अपने पढ़ेंगे तो वहां लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था में अलग अलग प्रकार की सम्मिति है जो पाई जाती है। अंग तंत्र स्तर का संगठन सब में पाया जाएगा। वास्तविक देह गुह्य एवं वास्तविक खंडी भवन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खंडी भवन भी वास्तविक कहाँ होता है, यहाँ, और देह गुहा भी वास्तविक कहाँ होती है, एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा का शरीर नलिका के भीतर नलिका के समान होता है। ये बात हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, एसके हेलमंथीज में, कि नलिका के भीतर नलिका वाले जंतु ये कहलाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बंद प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है इनके अंदर, किसमें, एनेलिडा के अंदर। लेकिन आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में हम यहाँ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनमें किस प्रकार का होगा। यहाँ ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रकार होता है कौन सा, बंद प्रकार का। श्वसन वर्णक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इरिथ्रोक्रुओनिन या हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। इन्हें इरिथ्रोक्रुओलिन बोल सकते हैं या हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक नाम और भी आता है इस संख्य जंतुओं में, श्वसन वर्णक क्लोरोक्रुओनिन, ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। क्लोरोक्रुओनिन, एरिथ्रोक्रुओनिन या हीमोग्लोबिन, ये रक्त में घुला हुआ श्वसन वर्णक इनमें पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में मोस्ट। इस संख्य जंतुओं में गमन पार्श्वपाद, पैरापोडिया, काइटिन युक्त सूक या सिटी व चूसक द्वारा होता है। तीन प्रकार के इनमें गमन अंग है। पहला है पार्श्वपाद या पैरापोडिया, अगला है काइटिन युक्त सूक, और सिटी जिनको इंग्लिश में बोलते हैं चूसक, ये भी इनके द्वारा गमन की क्रिया होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अलग क्रिया है ये, अपने आप में अलग है। पैरापोडिया पाया जाना केवल एनेलिडा की विशेषता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पैरापोडिया किसकी विशेषता है, एनेलिडा की।
पार्श्वपाद जिसको बोलते हैं। इसके बाद है नालपाद। देखो एक प्रश्न यहाँ भी आता है कि नालपाद या ट्यूफिट ये एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, लेकिन पैरापोडिया का पाया जाना किसकी विशेषता है? एनालिडा की। परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रकार में स्वतंत्र ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। मुख्य रूप से दिन में परिवर्धन क्या होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का ही होता है, कुछ में प्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन जब अप्रत्यक्ष होगा तो उनमें किस प्रकार का लार्वा पाया जाएगा? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसी प्रकार पेशिस्तर लंबवत होगा, वर्तुल दोनों प्रकार का होता है। इनमें पेशिस्तर लंबवत भी होता है, वर्तुल भी होता है, लेकिन हमने प्लेटियल मंथीज के अंतर्गत देखा था कि वर्तुल था, अनुदैर्ध्य था और लंबवत था। तो ये आपको ध्यान में यहां रखना है कि लंबवत और वर्तुल प्रकार का पाया जाता है। ये हमारे मुख्य लक्षण थे एनेलिडा के, जो पर्सन एग्जाम में पूछने लायक हैं। इससे बाहर पूछने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन देखें कि क्लासिफिकेशन यदि हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर इसको 4 क्लासेस में बांटा है। वहां एफेजमेडिया और फेजमेडिया थे, यहाँ पोलिकीटा है, ओलिगोकीटा है, हिरुडिनेरिया है, आर्केनेलिडा है। पोलिकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनेरिया और आर्केनेलिडा। अब इनमें से इंपॉर्टेंट तो मुख्य रूप से हमारा क्या है? ओलिगोकीटा ही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे सिलेबस में ओलिगोकीटा का जो जंतु है फेरिटीमा, जिसे भारतीय केंचुआ कहा जाता है, वो हमारे सिलेबस में है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी कूटकर्मी है। रेतकर्मी, एफ्रोडाइट, समुद्री चूहा, सेबेला, मोरकर्मी, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल 2-3 ध्यान में रखने हैं। इसमें यदि हम ओलिगोकीटा की बात करें तो यहाँ आपको ट्यूबिफेक्स रक्तकर्मी, फेरिटीमा, भारतीय केंचुआ पूछ लिया जाता है। भारतीय केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है फेरिटीमा। अब इनका पहला देखें, इन जंतुओं में सीटी युक्त पार्श्वपाद पाए जाते हैं। सीटी युक्त होंगे पार्श्वपाद, किस प्रकार के होंगे? सीटी या सूप उनमें पाए जाएंगे। पार्श्वपाद क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। किसमें? ओलिगोकीटा में। हिरुडिनेरिया इस वर्ग के जंतु में सीटी व पार्श्वपाद दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। यहाँ सीटी तो पाई जा रही है, देखो यहाँ इन जंतुओं में सीटी युक्त पार्श्वपाद, सीटी और पार्श्वपाद दोनों है। यहाँ पार्श्वपाद क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। इस वर्ग के जंतुओं में सीटी व पार्श्वपाद दोनों का अभाव होता है। और यहाँ यदि देखें तो पार्श्वपाद व सूख का अभाव या सीटी या पार्श्वपाद दोनों का अभाव होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंपोर्टेंट है पोलिकीटा और ओलिगोकीटा। इस प्रकार हम एनेलिडा को कंप्लीट करते हैं। वो तो हमने आज जो पढ़ा है कि एस्के हेलमंथीज या निमेटोडा, निमेटो हेलमंथीज जिसको बोलते हैं निमेटोडा, दूसरा था हमारा एनेलिडा। ये दोनों संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 5-6 संघ के लमसम पढ़ चुके हैं। आगे के वीडियो में हम यही इसी कड़ी के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आने वाला जो आर्थ्रोपोडा एक बड़ा संघ है, इसके अलावा मोलस्का हमारा बचा हुआ है, उसके बाद हमारा एकाइनोडर्मेटा, तो 3 बड़े संघ हमारे बचे, उनको हम अगली क्लास में लेंगे। उसके बाद हम आगे कोशिश करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स है उन पर हम चर्चा करें। तो आप इतने जो हमने आपको चीजें करवाई हैं उनके आप नोट्स तैयार कर लें। इससे बाहर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ज्यादा कचरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सीधा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है वो आपको यहाँ मिल रहा है। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि टेस्ट पेपर जो हमारे चल रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपने फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।